ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। आगे बढ़ते हैं खबरों में। छठ पर्व के समापन के साथ ही अब बिहार की सियासत में और उबाल आएगा। महागठबंधन आज घोषणा पत्र जारी करेगा। दरअसल कांग्रेस नेता राहुल गांधी कल बुधवार से बिहार में चुनाव प्रचार शुरू करने वाले हैं और उसके पहले गठबंधन दलों का साझा घोषणा पत्र जारी होगा। कहा जा रहा है कि घोषणा पत्र जारी करने के दौरान कुछ और घोषणा भी की जा सकती है। देखना होगा कि महागठबंधन की ओर से कौन कौन से चुनावी वादे किए जाएंगे, क्योंकि तेजस्वी पहले ही हर घर नौकरी और जीविका दीदियों के लिए बेशुमार घोषणाएं कर चुके हैं। हम लोगों के तरफ से सीएम का चेहरा भी घोषित है और आज हम लोग जो है बिहार के लिए हमारी क्या योजनाएं रहेंगी अगले 5 साल के लिए, यानी जिसको आप तेजस्वी प्रण पत्र भी कह सकते हैं, घोषणा पत्र जो हम लोग आज जो है जारी करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव पर जदयू नेता अरुण कुमार ने उम्मीद जताई है कि आगामी बिहार चुनाव में एनडीए 2/3 बहुमत से जीत हासिल करेगा। जो सकारात्मक सोच के लोग हैं, गांव खेत खलिहान में जो शकुन है, विकास के जो आयाम बड़े पैमाने पर खड़ा हुआ है, इसको कंटिन्यू रहना चाहिए। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार का कारवां आगे बढ़ना चाहिए। इसलिए कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, 2/3 बहुमत मिलेगा एनडीए को। और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता गुरु प्रकाश पासवान ने महागठबंधन के घोषणा पत्र पर कहा कि उनका घोषणा पत्र झूठ का पुलिंदा होता है और उनके वादे और घोषणाएं केवल जनता को गुमराह करने के लिए होते हैं। महाझूठ, झूठ का पुलिंदा, सपनों के सौदागर हैं ये महागठबंधन के लोग। हमें आज भी याद है कि ये लोग जिस प्रांत में जाते हैं, कर्नाटक के वादों को पूरा नहीं किया, तेलंगाना के वादों को पूरा नहीं किया, बिहार के वादों को पूरा नहीं किया, झारखंड में कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उसको पूरा नहीं किया। तो महागठबंधन के लोगों की घोषणा होने वाली है, वायदे होने वाले हैं, निराधार बेबुनियाद सपनों के सौदागर साथ आएंगे और सपने दिखाएंगे बगैर किसी विजन के, बगैर किसी रोड मैप के। बिहार विधानसभा चुनाव में पूरी ताकत लगाने वाले प्रशांत किशोर को लेकर नया विवाद सामने आया है। उनकी जन सुराज पार्टी ने राज्य की सभी 243 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे हैं, लेकिन इसी बीच एक नया विवाद सामने आ गया है। प्रशांत किशोर 2 राज्यों के वोटर निकले हैं। बिहार और पश्चिम बंगाल दोनों जगहों की वोटर लिस्ट में उनका नाम दर्ज है। सूत्रों के अनुसार पश्चिम बंगाल की वोटर लिस्ट में प्रशांत किशोर का पता 121 कालीघाट रोड, कोलकाता दर्ज है। यही वो जगह है जहां भवानीपुर में तृणमूल कांग्रेस का मुख्यालय स्थित है। प्रशांत किशोर ने 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की चुनावी रणनीति तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। उस दौरान वे टीएमसी के राजनीतिक सलाहकार के रूप में काम कर रहे थे। तो प्रशांत किशोर को लेकर ये नया विवाद सामने आ गया है। 2 जगह से वोटर वो निकले हैं। तमाम घटनाक्रम पर पटना से मधुरेश हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। मधुरेश, सियासी गतिविधियां लगातार तेज होती जा रही हैं और जो इस तरह के विवाद हैं वो भी सामने आ रहे हैं, इन पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले महागठबंधन का घोषणा पत्र, क्या कुछ उम्मीद है तेजस्वी से? तेजस्वी पत्र अपना बता रहे हैं और कुछ और घोषणाएं भी इसमें क्या कुछ हो सकती हैं? देखिए, सबसे पहले तो तेजस्वी का जो आज घोषणा पत्र है वो बेहद महत्वपूर्ण इसलिए भी माना जा रहा है क्योंकि ये घोषणा पत्र राजद का नहीं, महागठबंधन एक साथ जारी कर रहा है। ऐसे में देखना ये होगा कि इस जब घोषणा पत्र को जारी किया जाएगा तो कौन कौन नेता इसमें शामिल होते हैं। जो अभी तक जानकारी मिली है उसके अनुसार प्रियंका गांधी को कांग्रेस की तरफ से इसमें शामिल होना था, लेकिन किसी कारण की वजह से वो आज यहाँ पे नहीं आ सकी हैं। हालांकि राहुल गांधी की कल एक साझा रैली है कल तेजस्वी यादव के साथ, और अपनी बिहार यात्रा के बाद ये पहली बार शायद होगा जब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी एक साथ एक मंच पर रैली करते हुए या जनसभा करते हुए दिखाई देंगे। मधुरेश, इसमें एक सवाल जो है वो काफी अहम हो जाता है। महागठबंधन का घोषणा पत्र है और तेजस्वी से तेजस्वी पत्र कह रहे हैं। महागठबंधन में जो खींचतान है वो पहले से ही लगातार जारी है। हम देखते हैं कि जब भी संयुक्त प्रेस वार्ता होती है कांग्रेस उसमें मतलब कहीं ना कहीं से इस तरह के संकेत आ जाते हैं कि कोई अहमियत नहीं दी जा रही है। घोषणा पत्र जारी होने के बाद जो है कांग्रेस चुनाव मैदान में उतरेगी। अगर बड़े नेताओं की बात करते हैं, क्या देख रहे हैं इसके पीछे? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, ये खींचतान की स्थिति तो लगातार चली रही है और ये खींचतान की स्थिति को ही मैनेज करने के लिए कृष्ण अल्लावरू जो कि बिहार प्रभारी थे,
उनको चेंज किया गया और नए जो प्रभारी हैं वो स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। जब सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय नहीं हो पा रहा था और कई जगह जो फ्रेंडली फाइट की स्थिति बन गई तो अशोक गहलोत को बीच बचाव करने के लिए आना पड़ा, लेकिन फिर भी अभी भी कई सीट है जहां पे फ्रेंडली फाइट की स्थिति है और जो खींचतान की स्थिति है वो लगातार बनी हुई है। लेकिन आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस इस लिहाज से भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि तेजस्वी इसे तेजस्वी का शपथ पत्र कह रहे हैं। दूसरी तरफ जो महागठबंधन की बाकी पार्टियां हैं वो इसे साझा घोषणा पत्र कह रही हैं। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि इस जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है इसमें बाकी पार्टियों को के किन मुद्दों को शामिल किया जाता है। खैर जहां तक बात करें इस घोषणा पत्र की तो घोषणा पत्र में तेजस्वी पहले ही कई बड़ी घोषणाएं कर चुके हैं, जैसे जीविका दीदियों के लिए हो या फिर नौकरी देने की बात हो। इसके अलावा भूमिहीन को भी जो जमीन देने की बात उन्होंने कही थी उस को भी आज के घोषणा पत्र में शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा समझा जा रहा है कि कई लुभावने वादे तेजस्वी कर सकते हैं, इससे पहले भी वो लगातार करते आए हैं, तो इस घोषणा पत्र में भी कई लुभावने वादे होंगे ऐसी उम्मीद की जा रही है। ठीक मधुरेश, जो तमाम पार्टी हैं वो अपना घोषणा पत्र जो अपने संकल्प हैं वो जाहिर करती है, लेकिन बीजेपी से झूठ का पुलिंदा क्यों बता रही है? देखिए बेसिकली एक तरफ तो निश्चित रूप से चुनावी माहौल है तो बीजेपी अपने जगह से अटैक कर रही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जहां तक झूठ के पुलिंदे वाली बात ये है तो वो इसलिए भी है क्योंकि महागठबंधन की तरफ से जो वादे झारखंड के चुनाव में किए गए थे, क्योंकि झारखंड के चुनाव में भी जेएमएम जो है वो कांग्रेस समर्थित थी वहां पर और राजद भी वहां पे कुछ सीटों पर चुनाव लड़ रही थी, तो वो वादे जिस तरीके से किए गए थे उस तरीके से वहां लागू नहीं किए गए। तो यही कारण है शायद कि जो बीजेपी है वो इसे झूठ का पुलिंदा बता रही है। दूसरी तरफ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरीके से और जितने बड़े वादे तेजस्वी यादव कर रहे हैं वो इकोनॉमिकली करना संभव नहीं है। जैसे महज बात कर ले कि हर घर में एक सरकारी नौकरी देने की बात तेजस्वी यादव कर रहे हैं, जो कि अभी वर्तमान जो बिहार की स्थिति है उसमें संभव नहीं है। इसके साथ ही जो जीविका दीदियों को पैसे देने की बात वो कर रहे हैं, सीएम जीविका दीदियों में सीएम होती हैं उनको वो जो पैसे 30,000 रुपए देने की बात कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई ऐसी बातें कर रहे हैं जिन्हें अगर लागू किया जाए तो बिहार की जो फाइनेंशियल स्थिति है वो खराब हो सकती है और जो इकोनॉमिस्ट है वो निश्चित रूप से पहले से ही ये बताते आ रहे हैं कि वो वर्तमान स्थिति में बिहार में लागू किया जाना संभव नहीं है। तो शायद यही कारण है कि बीजेपी डायरेक्ट अटैक तेजस्वी यादव के घोषणा पत्र पर कर रही है। बिल्कुल, और इसी बीच में जो तमाम चीजें वहां से आ रही हैं वो भी अपने आप में जो इंटरेस्ट है वो इन चुनावों में बढ़ा रही है। प्रशांत किशोर जो है नंबर 2 पार्टी होने की बात कर रहे थे, 2 जगह के वोटर निकल आए हैं, किस तरह से मुश्किल में फंस सकते हैं? देखिए जो एसआईआर की प्रक्रिया जब चल रही थी बिहार में तो कई नेता थे जिनके ऊपर में ऐसे सवाल उठे थे और उस वक्त प्रशांत किशोर ने जमकर हमला किया था। अब स्थिति यह है कि प्रशांत किशोर के ही 2 वोटर आईडी कार्ड होने की बात सामने आई है। हालांकि उनका भी कोई बयान नहीं आया है। पार्टी की तरफ से एक बयान जारी किया गया है जिसमें यह बताया गया है कि उनके पास बंगाल का वोटर आईडी था जिसे कैंसिल करने के लिए पहले से इलेक्शन कमीशन को लेटर दिया हुआ है, लेकिन चूंकि वो कैंसिल अभी तक नहीं हो पाया है इसीलिए 2 वोटर आईडी कार्ड शो किए जा रहे हैं। हालांकि बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती है क्योंकि 2 वोटर आईडी कार्ड मिलने की बात सामने आने के बाद तो रहेंगे ही नहीं, महागठबंधन भी जनसुराज के ऊपर और प्रशांत किशोर के ऊपर तीखा हमला करना शुरू कर दिया है और निश्चित रूप से चूंकि चुनावी माहौल है तो ये एक मुद्दा जो विधानसभा चुनाव है उसमें निश्चित रूप से बनेगा। चुनावी रणनीति पर असर पड़ेगा मधुरेश? देखिए चुनावी रणनीति की जहां तक बात की जाए तो मोर और लेस जो रणनीतियां हैं वो अभी तक सेट हो चुकी हैं, क्योंकि महज आज से अगर जोड़ा जाए तो महज 7-8 दिनों में बिहार में मतदान होने हैं, तो जो एजेंडा है वो लगभग सेट है। और प्रशांत किशोर चूंकि बिल्कुल नई पार्टी हैं और उनके जो प्रत्याशी हैं वो भी बिल्कुल नए हैं, तो कोई भी बहुत ज्यादा डायरेक्ट अटैक प्रशांत किशोर के ऊपर में अभी तक हो नहीं रहा था। लेकिन निश्चित रूप से ये जो जनसुराज के संस्थापक की ही जब 2 वोटर आईडी सामने आ गई है तो निश्चित रूप से ये एक
सवालों के निश्चित घेरे रूप में से एक जरूर आ सवाल जाते में हैं। हाँ, एसआईआर बिल्कुल। का असर भी दिखाई दे रहा है और ये भी कहा जा रहा था कि दूसरे चरण का जब शुरू होगा तो इसका भी असर जो है बिहार चुनाव पर पड़ेगा। हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो शुरू से कहा जा रहा है कि बिहार की जो मतदाता सूची है उसको रिफाइन करना एसआईआर का सबसे बड़ा मकसद है, और रिफाइनिंग के काम में जो दूसरे देश के लोग बिहार में आकर के बस गए हैं, जो घुसपैठिए बिहार में आकर बस गए हैं, उनको सबसे पहले चिन्हित करने की ये प्रक्रिया चल रही थी। और लगातार ये कहा जाता रहा है कि जो सीमांचल का एरिया है, किशनगंज हो गया, अररिया हो गया, और इसके बाद आपका मिथिलांचल के भी कुछ हिस्से, दरभंगा, मधुबनी, जयनगर, जो नेपाल से सटा हुआ इलाका है, वो उन इलाकों में सबसे ज्यादा जो घुसपैठिए हैं वो हैं। तो निश्चित रूप से इस बार जिन लोगों के नाम कटे हैं, तो उनके वो वोट नहीं दे पाएंगे, तो निश्चित रूप से ये एक असर तो देखने को मिलेगा ही। जी। बिल्कुल, जो मतदाता सूची है उसकी शुद्धता की बात इसमें होती है और उसी से जो लोकतंत्र की मजबूती है वो भी सुनिश्चित की जाती है। अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण समीकरण भी आप वहां पर बता रहे हैं। नजर बनाए रखिए, आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए।